नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों हमारी चर्चा चल रही थी एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर और इससे रिलेटेड मैं पिछली क्लासों में आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन करवा चुका हूं। आज की क्लास में उससे आगे के क्वेश्चन करेंगे, तो क्लास में एंड तक बने रहिए। हम क्लास को बिना देरी के शुरू करते हैं। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि ए मानव में सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि और बी मानव में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ए बी क्रमशः है। हमें ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन को ध्यानपूर्वक समझिए। यहाँ पे हमें ऑप्शन दे रखा है कि यकृत, थायराइड। बी ऑप्शन दे रखा है अग्नाशय और डिंब ग्रंथि। सी ऑप्शन दे रखा है अग्नाशय, थायराइड। और डी ऑप्शन दे रखा है यकृत, अग्नाशय। चारों में से सही ऑप्शन कौन सा है? यहाँ पे हमें बोला गया है कि ए मानव में सबसे बड़ी सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि। तो सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? और यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बी मानव में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। तो हमें बहिस्रावी ग्रंथि का भी पता लगाना है और अंतःस्रावी ग्रंथि का भी पता लगाना है। तो हम जानते हैं कि बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, तो हम जानते हैं कि मानव में सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि यकृत होती है। तो यकृत किस ऑप्शन में दे रखा है वो देखिए। यकृत हमें ए ऑप्शन में भी दे रखा है और डी ऑप्शन में भी दे रखा है। बी और सी ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो इसको गलत कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें ये तो पता चल गया कि बहिस्रावी ग्रंथि यकृत होती है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो हम जानते हैं कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड होती है। तो यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन में तो हमें थायराइड दे रखा है और डी ऑप्शन में अग्नाशय दे रखा है। तो अग्नाशय वाला गलत ऑप्शन हो गया और ए ऑप्शन यकृत और थायराइड इसका राइट ऑप्शन है। देखो, यदि आपको यहाँ पे क्रमशः दे रखा है, तो क्रमशः मतलब हमें क्रम से बताना है। पहले यदि थायराइड दे रखा है और बाद में यकृत दे रखा है, तो वो गलत ऑप्शन हो जाएगा। हमें क्रमशः मतलब क्रम से बताना है। पहले बहिस्रावी ग्रंथि बताना है और इसके बाद अंतःस्रावी ग्रंथि बताना है। तो सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो यकृत होती है। और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो थायराइड होती है। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए कि यकृत मानव में सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि होती है और जिसका वजन परिपक्व मानव शरीर में 1.2 से 105 किलोग्राम के बीच होता है। और थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। अब इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है? सी ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, बी सी डी इसका गलत ऑप्शन है। अब आगे हम बात करते हैं 62 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे हमें 62 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हमें सत्य कथन की पहचान करनी है। यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है यकृत एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। बी ऑप्शन दे रखा है पिट्यूटरी ग्रंथि में कई नलिकाएं होती है। सी ऑप्शन दे रखा है अग्नाशय में कोई नलिकाएं नहीं है। और डी ऑप्शन दे रखा है सीबेसियस ग्रंथि में नलिकाएं होती है। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? यहाँ पे बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। हमें सही कथन की पहचान करनी है। सही कथन कौन सा है? देखो, यहाँ पे एक बार फिर से पढ़ लीजिए। यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है यकृत एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। मैंने आपको अभी अभी बताया यकृत कैसी ग्रंथि है, तो हम जानते हैं कि यकृत बड़ी सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि होती है। तो हमें तो अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करनी, यहाँ पे तो बोला गया है अंतःस्रावी ग्रंथि है और हम जानते हैं कि यकृत बहिस्रावी ग्रंथि होती है। इसलिए ए ऑप्शन तो यहाँ पे गलत ऑप्शन हो गया। यदि गलत ऑप्शन पूछा होता तो तब तो ए राइट ऑप्शन राइट हो जाता, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो सत्य कथन कौन सा है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन तो गलत ऑप्शन हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कि यकृत सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि होती है, ना कि अंतःस्रावी। इसलिए यहाँ पे अंतःस्रावी लिखा है, इसलिए ये गलत है। बी ऑप्शन देखिए, पिट्यूटरी ग्रंथि में कई नलिकाएं होती है। पिट्यूटरी ग्रंथि में कई नलिकाएं होती है। देखो, हम जानते हैं कि पिट्यूटरी ग्रंथि नलिकाहीन होता है। इसमें कई नलिकाएं थोड़ी होती है, ये तो नलिकाहीन होता है। तो यहाँ पे ये बी ऑप्शन भी गलत ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि पिट्यूटरी ग्रंथि एक नलिकाहीन ग्रंथि होती है। इसलिए बी ऑप्शन भी गलत है ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे तो बोला गया है कि कई नलिकाएं होती है और हम जानते हैं कि पिट्यूटरी ग्रंथि एक नलिकाहीन ग्रंथि होती है। इसलिए बी ऑप्शन भी गलत ऑप्शन है। अब आगे देखिए, सी ऑप्शन हमें दे रखा है अग्नाशय में कोई नलिकाएं नहीं है। अग्नाशय में कोई नलिकाएं नहीं है। क्या अग्नाशय में कोई नलिकाएं नहीं होती है क्या? देखो, हम जानते हैं कि अग्नाशय में तो नलिकाएं होती है। अग्नाशय में तो नलिका होती है, क्योंकि ये नलिका से ही तो ये सहायक होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि अग्नाशय में मुख्य अग्नाशय नलिका और सहायक नलिका ही होती है। इसलिए यहाँ पे अग्नाशय में नलिका नहीं होती ये लिखा हुआ है, इसलिए सी ऑप्शन भी गलत ऑप्शन है। और हमें सत्य कथन की पहचान करनी थी, तो डी ऑप्शन ही इसका राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है सीबेसियस ग्रंथि में नलिकाएं होती है। तो सही बात है, सीबेसियस ग्रंथि जो स्तनधारियों की त्वचा में उपस्थित एक तेल उत्पादक ग्रंथि होती है और नलिकाओं के माध्यम से प्राथमिक बाल कूपों में इन्फेडिबुलस में खुलती है और सेबम नामक तेलीय पदार्थ का उत्पादन करती है। इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन राइट ऑप्शन दिया गया है कि सीबेसियस ग्रंथि में नलिकाएं होती है।
यहाँ पे ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन गलत ऑप्शन है और डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। यदि ए ऑप्शन में दे रखा होता कि यकृत एक बहिस्रावी ग्रंथि है, ये दे रखा होता तो ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होता। बी ऑप्शन कब राइट ऑप्शन होता? यदि दे रखा होता पिट्यूटरी ग्रंथि एक नलिकाहीन ग्रंथि है, ऐसा दे रखा होता तब बी ऑप्शन भी राइट ऑप्शन होता। सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होता यदि दे रखा होता कि अग्नाशय में मुख्य अग्नाशय नलिका होती है, ये दे रखा होता तो यहाँ पे सी ऑप्शन भी राइट ऑप्शन होता, लेकिन नलिका नहीं होता ये दे रखा है, इसलिए सी ऑप्शन भी गलत है और डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। आगे हम बात करते हैं 63 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हमें 63 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, निम्न निम्न में से कौन सी ग्रंथि जोड़े में नहीं पाई जाती है? कौन सी ग्रंथि जोड़े में नहीं पाई जाती है, ये हमें पहचान करनी है। यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है एड्रिनल, बी ऑप्शन दे रखा है वृषण, सी ऑप्शन दे रखा है अंडाशय और डी ऑप्शन दे रखा है पीयूष। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? निम्न में से कौन सी ग्रंथि जोड़े में नहीं पाई जाती है? कौन सी ग्रंथि जोड़े में नहीं पाई जाती है? यहाँ पे ए ऑप्शन तो एड्रिनल दे रखा है, बी ऑप्शन वृषण दे रखा है और सी ऑप्शन अंडाशय दे रखा है और डी ऑप्शन पीयूष दे रखा है। देखो यहाँ पे हमें नेगेटिव वे में क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए हमें नेगेटिव आंसर टिक करना है। यदि पूछा होता है कि कौन सी ग्रंथि जोड़े में पाई जाती है, ये पूछा होता तब हम पॉजिटिव वे में आंसर टिक करते हैं, लेकिन कौन सी नहीं पाई जाती है ये पूछा हुआ है, इसलिए हमें नेगेटिव आंसर टिक करना है। देखो यहाँ पे एड्रिनल दे रखा है, वृषण दे रखा है और अंडाशय दे रखा है। एड्रिनल, वृषण और अंडाशय ये तीनों तो जोड़े में पाई जाती है, ये तीनों जोड़े में पाई जाती है, इसलिए यहाँ पे ये तीनों तो गलत ऑप्शन हो गए और यहाँ पे नेगेटिव वे में पूछा गया, इसलिए पीयूष इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि पीयूष एकल होती है। पीयूष एकल होती है, ये जोड़े में नहीं पाई जाती है। और पीयूष एकल कहाँ होती है? तो यह मस्तिष्क में पाई जाती है। और एड्रिनल, वृषण और अंडाशय ये जोड़े में पाए जाते हैं और हमें नेगेटिव वे में क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए पीयूष ग्रंथि इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि पीयूष ग्रंथि एकल होती है और यह मस्तिष्क में पाई जाती है। और एड्रिनल, वृषण और अंडाशय यह जोड़े में पाए जाते हैं, इसलिए ए बी सी गलत ऑप्शन है और डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। अब आगे हम बात करते हैं 64 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमें ये क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि नलिकाओं से रहित है? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि नलिकाओं से रहित है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है यकृत, बी ऑप्शन दे रखा है अग्नाशय, सी ऑप्शन दे रखा है थायराइड ग्रंथि और डी ऑप्शन दे रखा है लार ग्रंथि। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि नलिकाओं से रहित है? नलिकाओं से रहित ग्रंथि कौन सी है? यहाँ पे यकृत दे रखा है, अग्नाशय दे रखा है, थायराइड ग्रंथि दे रखा है और लार ग्रंथि दे रखा है। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? नलिकाओं से रहित ग्रंथि की पहचान करनी है। नलिकाओं से रहित ग्रंथि कौन कौन सी होती है? देखो हम जानते हैं कि नलिकाओं से रहित जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वो नलिकाओं से रहित होती है, और जो बहिस्रावी ग्रंथि होती है उनमें नलिकाएं होती है। तो देखो अंतःस्रावी ग्रंथि है वह नलिकाओं से रहित होती है, तो हमें तो नलिकाओं से रहित की बात करनी है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि कौन कौन सी है? तो ये देखिए, तो अंतःस्रावी ग्रंथि कौन कौन सी है? नलिकाओं से रहित। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमें यकृत दे रखा है, बी ऑप्शन हमें अग्नाशय दे रखा है और सी ऑप्शन हमें थायराइड दे रखा है और डी ऑप्शन हमें लार ग्रंथि दे रखा है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन तो यकृत दे रखा है। यकृत तो कैसी ग्रंथि होती है? तो यकृत तो बहिस्रावी ग्रंथि होती है। यकृत कैसी ग्रंथि होती है? तो यकृत बहिस्रावी ग्रंथि होती है, इसलिए यहाँ पे ये ए ऑप्शन तो गलत ऑप्शन हो जाएगा। अग्नाशय, अग्नाशय भी बहिस्रावी ग्रंथि होती है। नहीं, अग्नाशय अग्नाशय तो मिश्रित ग्रंथि होती है, क्योंकि इसमें बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों का कार्य किया जाता है। यदि दोनों का कार्य किया जाता है बहिस्रावी और अंतःस्रावी, तो यहाँ पे अग्नाशय राइट ऑप्शन होता है। लेकिन केवल और केवल एक की बात की जा रही है, नलिकाओं से रहित। और नलिकाओं से रहित कौन होता है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, वो नलिकाओं से रहित होती है। और यहाँ पे अग्नाशय, अग्नाशय तो मिश्रित ग्रंथि में आता है, क्योंकि इसमें बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों का कार्य किया जाता है, इसलिए अग्नाशय भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन थायराइड दे रखा है। थायराइड यह अंतःस्रावी ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि कैसी है? तो थायराइड ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, इसलिए यहाँ पे नलिकाओं से रहित जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वह नलिकाओं से रहित होती है, और इसका एग्जाम्पल थायराइड ग्रंथि होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। और डी ऑप्शन हमें दे रखा है लार ग्रंथि। लार ग्रंथि कैसी ग्रंथि होती है? तो लार ग्रंथि बहिस्रावी ग्रंथि होती है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन भी गलत ऑप्शन हो गया।
तो समझ में आ गया। नलिकाओं से रहित ग्रंथि कौन सी होती है? देखो, नलिकाओं से रहित ग्रंथि को ही हम नलिकाहीन या अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं, और यह स्राव को सीधे रक्त प्रवाह में छोड़ती है। और थायराइड ग्रंथि एक ऐसी ग्रंथि होती है जो नलिकाओं से रहित ग्रंथि होती है, इसलिए थायराइड ग्रंथि इसका राइट ऑप्शन है। और बाकी के जो ए बी और डी ऑप्शन दे रखे वह सभी बहिस्रावी ग्रंथि के एग्जाम्पल दे रखे हैं। बहिस्रावी ग्रंथि में नलिकाएं होती है और अंतःस्रावी ग्रंथि नलिका से हीन होती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, और इसका सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, बाकी के ऑप्शन गलत ऑप्शन है। अब आगे हम बात करते हैं 65 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमें 65 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है। बाह्य ग्रंथि से स्रावित एक पदार्थ जिसका उपयोग कीटों के जैविक नियंत्रण में किया जाता है। यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है फ्रियोन, बी ऑप्शन दे रखा है फेरोमोन, सी ऑप्शन दे रखा है आर्जिमोन, और डी ऑप्शन दे रखा है लाइसोजाइम। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? बाह्य ग्रंथि से स्रावित एक पदार्थ जिसका उपयोग कीटों के जैविक नियंत्रण में किया जाता है, सही ऑप्शन कौन सा है? फ्रियोन सही ऑप्शन है, फेरोमोन है, आर्जिमोन है, या फिर लाइसोजाइम है? चारों में से करेक्ट कौन सा है? देखो फ्रियोन, देखो फ्रियोन कैसा, फ्रियोन तो एक रेफ्रिजरेटर होता है, इसलिए यहाँ पे फ्रियोन तो गलत ऑप्शन हो जाएगा। फेरोमोन, फेरोमोन यहाँ पे देखो बाह्य ग्रंथि से स्रावित एक पदार्थ है जिसका उपयोग कीटों के जैविक नियंत्रण में किया जाता है। तो जैविक नियंत्रण में किसका उपयोग किया जाता है? तो फेरोमोन का उपयोग किया जाता है, इसलिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्योंकि हम जानते हैं कि फेरोमोन बाह्य ग्रंथि से स्रावित एक रासायनिक पदार्थ होता है जिसका उपयोग कीटों के जैविक नियंत्रण में किया जाता है, जैसे उन्हें आकर्षित कर फंसाना होता है। तो फेरोमोन इसका करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे आर्जिमोन, आर्जिमोन तो एक पौधा होता है, इसलिए आर्जिमोन गलत ऑप्शन हो गया। लाइसोजाइम, लाइसोजाइम एक एंजाइम होता है, इसलिए ये गलत ऑप्शन हो गया। तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि फ्रियोन क्या है? तो फ्रियोन एक रेफ्रिजरेटर होता है। आर्जिमोन, आर्जिमोन एक पौधा होता है। लाइसोजाइम, लाइसोजाइम एक एंजाइम है। और यहाँ पे बोला गया था कि बाह्य ग्रंथि से स्रावित एक पदार्थ है जिसका उपयोग कीटों के जैविक नियंत्रण में किया जाता है। किसका उपयोग कीटों के जैविक नियंत्रण में किया जाता है? तो फेरोमोन का उपयोग कीटों के जैविक नियंत्रण में किया जाता है, इसलिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। बाकी के ऑप्शन इसके गलत ऑप्शन है। अब आगे हम बात करते हैं 66 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे 66 नंबर का हमें क्वेश्चन दे रखा है कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त, कैल्शियम और फास्फेट को नियंत्रित करता है? मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त, कैल्शियम और फास्फेट को नियंत्रित करता है? कौन सा नियंत्रित करता है? ए ऑप्शन हमें दे रखा है ग्लूकागन, बी ऑप्शन दे रखा है ग्रोथ हार्मोन, सी ऑप्शन दे रखा है पैराथायराइड हार्मोन, और डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से अधिकतर। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? यदि आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन को एक बार रिपीट करके फिर पढ़े। अब इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको याद दिलवा देना चाहता हूं कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको प्रत्येक क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। यदि आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हो तो आप इंपोर्टेंट क्लास मिस कर जाओगे, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त, कैल्शियम और फास्फेट को नियंत्रित करता है? कौन सा हार्मोन रक्त, कैल्शियम और फास्फेट को नियंत्रित करता है? तो इसका राइट ऑप्शन है पैराथायराइड हार्मोन। तो इसलिए इसका सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि हम जानते हैं कि मानव शरीर में पैराथायराइड हार्मोन रक्त, कैल्शियम और फास्फेट स्तर को नियंत्रित करता है, जो हड्डियों के कैल्शियम के स्राव को बढ़ाता है, गुर्दों में कैल्शियम के पुनः अवशोषण को बढ़ाता है, और आंतों में कैल्शियम अवशोषण के लिए विटामिन डी को सक्रिय करता है। इसलिए इसका पैराथायराइड हार्मोन इसका राइट ऑप्शन है। ग्लूकागॉन गलत ऑप्शन हो जाएगा, और ग्रोथ हार्मोन गलत ऑप्शन हो जाएगा, और यहाँ पे सी ऑप्शन पैराथायराइड हार्मोन राइट ऑप्शन होगा। अब आगे हम बात करते हैं 67 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हमें 67 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझिए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से पशु हार्मोन की पहचान करें। हमें पशु हार्मोन कौन कौन से इसकी हमें पहचान करनी है। यहाँ पे ए हमें दे रखा है थायरोक्सिन, बी दे रखा है साइटोकिनिन, सी दे रखा है एड्रिनलिन, डी दे रखा है एस्ट्रोजन, और ई दे रखा है ऑक्सिन। चारों में यहाँ पे ई तक हमें ऑप्शन दे रखे हैं, और इनमें से कौन कौन से पशु हार्मोन है इसकी हमें पहचान करनी है। देखो यहाँ पे ए हमें दे रखा है थायरोक्सिन, थायरोक्सिन तो पशु हार्मोन होता है, इसलिए ये तो राइट ऑप्शन होगा। बी हमें दे रखा है साइटोकिनिन, देखो साइटोकिनिन तो पादप हार्मोन होता है, इसलिए यहाँ पे साइटोकिनिन तो गलत ऑप्शन है, साइटोकिनिन गलत ऑप्शन हो गया।
ये गलत ऑप्शन है। सी हमें दे रखा है एड्रीनलिन, एड्रीनलिन ये भी पशु हार्मोन होता है, इसलिए सी भी राइट ऑप्शन होगा। और यहाँ पे डी हमें दे रखा है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन भी पशु हार्मोन होता है, इसलिए डी भी राइट है। और ई ऑक्सिन दे रखा है, ऑक्सिन, ऑक्सिन तो पादप हार्मोन होता है, इसलिए यहाँ पे ऑक्सिन गलत ऑप्शन है। हमें यहाँ पे पशु हार्मोन भी दे रखे, पादप हार्मोन भी दे रखे। आपको ध्यान में होना चाहिए कि पादप हार्मोन कौन कौन से कहलाते हैं और पशु हार्मोन कौन कौन से कहलाते हैं। थायरोक्सिन, एड्रीनलिन और एस्ट्रोजन ये तो पशु हार्मोन है, और साइटोकिनिन और ऑक्सिन ये पादप हार्मोन है। तो हमें किसकी पहचान करनी थी? पशु हार्मोन की पहचान करनी थी, इसलिए ए, सी और डी इसका राइट ऑप्शन है। ए, सी और डी ये हमें कहा दे रखा है? तो ये हमें सी ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। यदि हमें पूछा होता कि निम्न में से पादप हार्मोन की पहचान कीजिए, यदि पादप हार्मोन पूछा होता तब तो इसका बी और ई इसका राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि साइटोकिनिन और ऑक्सिन ये पादप हार्मोन होते हैं, और पशु हार्मोन कौन कौन से होते हैं? तो थायरोक्सिन, एड्रीनलिन और एस्ट्रोजन ये पशु हार्मोन होते हैं। तो पादप हार्मोन कौन कौन से होते हैं ये आपको पता चल गया होगा, और पशु हार्मोन कौन कौन से होते हैं ये भी आपको पता चल गया होगा, क्योंकि मैंने आपको पशु हार्मोन भी बता दिए और पादप हार्मोन भी बता दिए हैं। अब आगे हम बात करते हैं 68 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे हमें 68 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि कौन सी ग्रंथि मस्तिष्क में नहीं पाई जाती है? कौन सी ग्रंथि मस्तिष्क में नहीं पाई जाती है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है पीयूष, बी ऑप्शन दे रखा है हाइपोथैलेमस, सी ऑप्शन दे रखा है थाइमस और डी ऑप्शन दे रखा है पिनियल काय। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? कौन सी ग्रंथि मस्तिष्क में नहीं पाई जाती है? देखो कौन सी ग्रंथि मस्तिष्क में नहीं पाई जाती है। ए ऑप्शन हमें दे रखा है पीयूष ग्रंथि, पीयूष तो मस्तिष्क में पाई जाती है, इसलिए ये तो नहीं पाई जाती है। हमें नेगेटिव वे में क्वेश्चन पूछा गया, नेगेटिव वे में पूछा गया तब नेगेटिव आंसर टिक करना है, और पॉजिटिव वे में क्वेश्चन पूछा जाता है तब हमें पॉजिटिव आंसर टिक करना होता है। तो यहाँ पे हमें नेगेटिव वे में पूछा गया, इसलिए पीयूष ग्रंथि तो ये गलत ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि पीयूष ग्रंथि तो मस्तिष्क में पाई जाती है, पीयूष ग्रंथि तो मस्तिष्क में पाई जाती है। हाइपोथैलेमस ये भी मस्तिष्क में पाई जाती है, इसलिए ये भी गलत ऑप्शन हो गया। और पिनियल काय ये भी मस्तिष्क में पाई जाती है, इसलिए ये भी गलत ऑप्शन हो गया। थाइमस ये कहाँ पाई जाती है? तो थाइमस यह छाती में पाई जाती है, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि हमें नेगेटिव वे में पूछा गया प्रश्न। यदि हमें पूछा होता कि कौन सी ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है, ये पूछा होता निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है या कौन कौन सी ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है, तब ए, बी और डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होता है, क्योंकि पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस और पिनियल काय ये मस्तिष्क में पाए जाते हैं। पीयूष, हाइपोथैलेमस और पिनियल काय ये मस्तिष्क में होते हैं, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव वे में पूछा गया था, इसलिए ए, बी, डी इसका गलत ऑप्शन हो गया, और थाइमस इसका राइट ऑप्शन हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कि थाइमस तो छाती में पाई जाती है। यदि डायरेक्टली आपको पूछ लिया जाता है कि छाती में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, यह पूछा जाता है, तब थाइमस इसका राइट ऑप्शन करना है। और नेगेटिव वे में पूछा है प्रश्न, इसलिए थाइमस यहाँ पे राइट ऑप्शन है, बाकी के ऑप्शन गलत है, क्योंकि पीयूष, हाइपोथैलेमस और पिनियल काय यह तो मस्तिष्क में पाई जाती है। अब आगे हम बात करते हैं 69 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। 69 नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है? देखिए क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझिए। यस, देखिए इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझिए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, नीचे दो कथन दिए गए, कौन कौन से कथन सत्य है या फिर कौन से कथन गलत है, इसकी हमें पहचान करनी है। देखिए कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यहाँ पे दे रखा है कि महिला की लंबाई और पूर्व गर्भावस्था वजन के आधार पर गर्भवती महिला के शरीर का वजन 11 से 15 किलोग्राम की वृद्धि होती है। 11 से 15 किलोग्राम की वृद्धि होती है, ये तो सही बात बोली गई, क्योंकि हम जानते हैं कि गर्भावस्था में वजन 11 से 15 किलोग्राम बढ़ता है, इसलिए यहाँ पे कथन 1 तो राइट कथन दिया गया है। यहाँ पे कथन 2 देखिए, यहाँ पे दे रखा है कि गर्भावस्था के दौरान ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, थायरोक्सिन, एल्डोस्टेरोन और पैराथायरमोन का स्तर बढ़ता है। ये भी सही बात बोली गई, क्योंकि हम जानते हैं कि गर्भावस्था में हार्मोन स्तर बढ़ते हैं, इसलिए यहाँ पे जितने भी हार्मोन दे रखे ग्लूकाकोर्टिकोइड्स, थायरोक्सिन, एल्डोस्टेरोन और पैराथायराइड का स्तर बढ़ता है, तो यह भी सही कथन दिया गया है। तो 1 और 2 दोनों कथन सही है। तो यह हमें कहा दे रखा है? तो यह हमें ए ऑप्शन में दे रखा है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। समझ में आ गया होगा दोनों ऑप्शन क्यों राइट है? तो ये भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ए ऑप्शन हमें दे रखा है कि महिला की लंबाई और पूर्व गर्भावस्था वजन के आधार पर गर्भवती महिला के शरीर का वजन 11 से 15 किलोग्राम की वृद्धि होती है। सही बात है, क्योंकि गर्भावस्था में वजन 11 से 15 किलोग्राम बढ़ता है। सेकंड कथन दे रखा है कि गर्भावस्था के दौरान ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, थायरोक्सिन, एल्डोस्टेरोन और पैराथार्मोन का स्तर बढ़ता है। तो ये भी सही बात बोली गई, क्योंकि हम जानते हैं कि गर्भावस्था में हार्मोन स्तर अधिकतर बढ़ते रहते हैं, इसलिए दोनों कथन सही कहे गए, इसलिए ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, दोनों कथन सही है। अब आगे हम बात करते हैं 70 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर।
यहाँ पे हमें 70 नंबर का हमें क्वेश्चन दे रखा है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव कहलाते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है फिरोमोन, बी ऑप्शन दे रखा है एंजाइम, सी ऑप्शन दे रखा है हार्मोन और डी ऑप्शन दे रखा है म्यूकस। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? देखो चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा? अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? देखो अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव, इससे संबंधित देखो अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव क्या कहलाते हैं, ये इसके क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं। बहिस्रावी ग्रंथियों के स्राव क्या कहलाते हैं, इसके क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं। तो ये मैं शुरू से समझाता हुआ आया हूँ। यदि आपने पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो आप पिछली क्लासों को ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करें, और यदि आपको एक बार में नहीं समझ में आता है तो क्लास को 2 से 3 बार रिपीट करके फिर समझने की कोशिश करें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो हार्मोन कहलाते हैं, इसलिए सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि हम जानते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव हार्मोन कहलाते हैं जो रासायनिक संदेशवाहक होते हैं, इसलिए सी ऑप्शन हार्मोन इसका राइट ऑप्शन है। यहाँ पे ए ऑप्शन हमें फिरामोन दे रखा है, फिरामोन तो बाह्य संकेतक होता है, इसलिए फिरामोन गलत ऑप्शन है। एंजाइम, एंजाइम पाचक प्रोटीन होता है, इसलिए एंजाइम भी गलत ऑप्शन है। और डी ऑप्शन हमें म्यूकस दे रखा है, म्यूकस श्लेष्मा होता है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन भी गलत ऑप्शन है। आगे हम बात करेंगे 71 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे देखिए 71 नंबर का हमें क्वेश्चन दे रखा है कि कोबरा का जहर होता है, कोबरा का जहर कैसा होता है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है न्यूरोटॉक्सिक, बी ऑप्शन दे रखा है हिमोटॉक्सिक, सी ऑप्शन दे रखा है हिमोलिटिक और डी ऑप्शन दे रखा है हिस्टोलिटिक। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? कोबरा का जहर होता है, कोबरा का जहर कैसा होता है? क्या न्यूरोटॉक्सिक होता है, हिमोटॉक्सिक होता है, हिमोलिटिक होता है या हिस्टोलिटिक होता है? चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? तो कोबरा का जहर न्यूरोटॉक्सिक होता है, इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन है? न्यूरोटॉक्सिक। ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। ए ऑप्शन न्यूरोटॉक्सिक इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोबरा का जहर न्यूरोटॉक्सिक होता है जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और श्वसन तंत्र को लकवाग्रस्त कर देता है, इसलिए न्यूरोटॉक्सिक इसका राइट ऑप्शन है। बी ऑप्शन हमें हिमोटॉक्सिक दे रखा है, हिमोटॉक्सिक गलत ऑप्शन है, क्योंकि हिमोटॉक्सिक रक्त को प्रभावित करता है, इसलिए हिमोटॉक्सिक गलत ऑप्शन है। यहाँ पे सी ऑप्शन हिमोलिटिक है, हिमोलिटिक भी गलत ऑप्शन है, क्योंकि हिमोलिटिक रक्त कोशिकाओं को तोड़ने का काम करता है। और हिस्टोलिटिक ये भी गलत ऑप्शन है, क्योंकि हिस्टोलिटिक ऊतकों को नष्ट करने का काम करता है। और यहाँ पे हमें पूछा गया था कि कोबरा का जहर होता है, कोबरा का जहर कैसा होता है? तो न्यूरोटॉक्सिक होता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यदि आपको पूछा होता कि एक तरफ तो यहाँ पे ये न्यूरोटॉक्सिक, हिमोटॉक्सिक, हिमोलिटिक और हिस्टोलिटिक ये नाम दे दिए होते, और दूसरी तरफ आपको पूछा होता कि निम्न में से कौन सा रक्त को प्रभावित करता है, ये पूछा होता तो हिमोटॉक्सिक इसका राइट ऑप्शन होता। कौन सा रक्त कोशिका को तोड़ता है ये दिया होता, तब हिमोलिटिक इसका राइट ऑप्शन होता। निम्न में से कौन सा ऊतकों को नष्ट करता है ये दिया होता तो हिस्टोलिटिक इसका राइट ऑप्शन होता। लेकिन हमें पूछा गया कि कोबरा का जहर कैसा होता है, तो न्यूरोटॉक्सिक होता है, ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है। अब आगे हम बात करते हैं 72 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे हमें 72 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र का सम्मिलित अध्ययन कहलाता है। तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र का सम्मिलित अध्ययन क्या कहलाता है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है न्यूरोलॉजी, बी ऑप्शन दे रखा है क्राइनोलॉजी, सी ऑप्शन दे रखा है एंडोन्यूरोलॉजी और डी ऑप्शन दे रखा है एंडो न्यूरोक्राइनोलॉजी। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र का सम्मिलित अध्ययन क्या कहलाता है? तो तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र का सम्मिलित अध्ययन एंडोन्यूरोक्राइनोलॉजी कहलाता है, इसलिए एंडोन्यूरोक्राइनोलॉजी यह हमें डी ऑप्शन में दे रखा है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम और अंतःस्रावी तंत्र एंडोक्राइन सिस्टम दोनों का सम्मिलित अध्ययन एंडोन्यूरोक्राइनोलॉजी में करते हैं। इस और मतलब क्या किस में किया जाता है? तो एंडोन्यूरोक्राइनोलॉजी में किया जाता है, इसलिए एंडोन्यूरोक्राइनोलॉजी डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी में केवल तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करते हैं, इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन गलत ऑप्शन है। यदि पूछा जाता है कि तंत्रिका तंत्र में किसका अध्ययन किया निम्न में से किसका अध्ययन तंत्रिका तंत्र में किया जाता है, तो न्यूरोलॉजी इसका राइट ऑप्शन होता है। लेकिन यहाँ पे हमें अंतःस्रावी तंत्र और तंत्रिका तंत्र दोनों का सम्मिलित अध्ययन पूछा गया था, इसलिए एंडोन्यूरोलॉजी न्यूरोक्राइनोलॉजी राइट ऑप्शन है, और न्यूरोलॉजी में केवल तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है। क्राइनोलॉजी बी ऑप्शन में क्राइनोलॉजी दे रखा है, यह भी गलत ऑप्शन है, क्योंकि क्राइनोलॉजी में केवल अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन किया जाता है। और यहाँ पे सी ऑप्शन हमें दे रखा है एंडोन्यूरोलॉजी, एंडोन्यूरोलॉजी भी गलत ऑप्शन है, क्योंकि एंडोन्यूरोलॉजी में मूत्र तंत्र का अध्ययन किया जाता है या मूत्र तंत्र से ये संबंधित होता है, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन भी गलत ऑप्शन है।
तो आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे थे, मैंने चारों की व्याख्या कर ली है कि किस-किस का अध्ययन किस में किया जाता है। न्यूरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है। क्राइनोलॉजी में अंतःस्रावी तंत्र का, और एंडोक्रिनोलॉजी में मूल मूत्र तंत्र का अध्ययन किया जाता है। और यहाँ पे हमें पूछा गया था कि तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र का सम्मिलित अध्ययन किसमें किया जाता है? तो एंडोन्यूरोक्राइनोलॉजी में किया जाता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। आगे हम बात करते हैं 73 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे 73 नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझिए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि अंतःस्रावी विज्ञान का जनक है। अंतःस्रावी विज्ञान का जनक कौन है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है सलीम अली, बी ऑप्शन दे रखा है थॉमस एडिसन, सी ऑप्शन दे रखा है बेलेस एवं अस्टरलिंग, और डी ऑप्शन दे रखा है बेंटिंग एवं बेस्ट। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? अंतःस्रावी विज्ञान का जनक है, अंतःस्रावी विज्ञान का जनक कौन है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें सलीम अली दे रखा है। सलीम अली गलत ऑप्शन है, क्योंकि सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाए कि बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है या किस व्यक्ति को जाना जाता है, तो सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे तो अंतःस्रावी विज्ञान के जनक की बात की जा रही है, ना कि बर्डमैन ऑफ इंडिया की बात की जा रही है। तो बर्डमैन ऑफ इंडिया पूछा होता तब तो सलीम अली राइट ऑप्शन होता, लेकिन यहाँ पे सलीम अली गलत ऑप्शन है। यहाँ पे बी ऑप्शन दे रखा है थॉमस एडिसन। देखो थॉमस एडिसन, यहाँ पे अंतःस्रावी विज्ञान का जनक कौन है? तो थॉमस एडिसन है, इसलिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्योंकि हम जानते हैं कि थॉमस एडिसन को अंतःस्रावी विज्ञान का जनक माना जाता है, इसलिए थॉमस एडिसन इसका करेक्ट ऑप्शन है। थॉमस एडिसन इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि थॉमस एडिसन को ही अंतःस्रावी विज्ञान का जनक माना जाता है। सी ऑप्शन हमें बेलेस एवं अस्टरलिंग दे रखा है। बेलेस एवं अस्टरलिंग ये भी गलत ऑप्शन है, क्योंकि बेलेस और अस्टरलिंग ने सिक्रेटिन की खोज की थी। यदि आपको पूछ लिया जाए एग्जाम में, या फिर आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाए कि सिक्रेटिन की खोज किसने की थी या फिर किस व्यक्ति ने की थी, तो इसका राइट ऑप्शन होगा बेलेस और अस्टरलिंग। बेलेस और अस्टरलिंग ने सिक्रेटिन की खोज की थी। यहाँ पे डी ऑप्शन हमें दे रखा है बेंटिंग एवं बेस्ट। बेंटिंग एवं बेस्ट यह भी गलत ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि बेंटिंग एवं बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाए कि इंसुलिन की खोज किसने की थी, तो बेंटिंग एवं बेस्ट ने की थी। सिक्रेटिन की खोज किसने की थी, तो बेलेस और अस्टरलिंग ने की थी। और यदि आपको पूछ लिया जाए कि यहाँ पे अंतःस्रावी विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो थॉमस एडिसन को कहा जाता है। बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो सलीम अली को कहा जाता है। तो चारों ऑप्शन की मैंने व्याख्या कर ली, आपको चारों ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। अब आगे हम बात करते हैं 74 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे हमें 74 नंबर का हमें क्वेश्चन दे रखा है। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी अवश्य करें। यहाँ पे हमें दे रखा है कि अंतःस्राव शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अंतःस्राव शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है बेलिस, बी ऑप्शन दे रखा है स्टार्लिंग, सी ऑप्शन दे रखा है थॉमस एडिसन, और डी ऑप्शन दे रखा है क्लॉड बर्नार्ड। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? अंतःस्राव शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो अंतःस्राव शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो क्लॉड बर्नार्ड ने किया था। तो क्लॉड बर्नार्ड ये हमें डी ऑप्शन में दे रखा है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। बेलिस गलत हो जाएगा, स्टार्लिंग गलत ऑप्शन हो जाएगा, और थॉमस एडिसन गलत ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि अंतःस्राव शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग क्लॉड बर्नार्ड ने 1855 में किया था। कब किया था? तो 1855 में किया था। तो हमें यहाँ पे क्या पूछा गया? हमें यहाँ पे यही पूछा गया कि अंतःस्राव शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो अंतःस्राव शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग क्लॉड बर्नार्ड ने किया है। कब किया है? तो 1855 में किया है। अब आगे हम बात करते हैं 75 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। इस क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है बेलिस और स्टर्लिंग, बेलिस एवं स्टार्लिंग ने 1903 में ग्रहणी की श्लेष्मिक कला की स्रावी कोशिका से सबसे पहले हार्मोन प्राप्त किया, जिसे नाम दिया। क्या नाम दिया? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है इंसुलिन, बी ऑप्शन दे रखा है सिक्रेटिन, सी ऑप्शन दे रखा है कीरेटिन, और डी ऑप्शन दे रखा है थ्रोम्बिन। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है। यदि आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो क्वेश्चन को एक बार फिर से ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करिए, और इसके बाद ऑप्शन को टिक करिए। यहाँ पे हमें पूछा गया है कि बेलिस एवं स्टर्लिंग ने 1903 में ग्रहणी की श्लेष्मिक कला की स्रावी कोशिका से सबसे पहले हार्मोन प्राप्त किया, जिसे नाम दिया। सबसे पहले जो हार्मोन प्राप्त किया उसे क्या नाम दिया? तो इसे सिक्रेटिन नाम दिया था, इसलिए सिक्रेटिन बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्योंकि हम जानते हैं कि बेलिस और स्टार्लिंग ने
1903 में ग्रहणी से सिक्रेटिन हार्मोन की खोज की, जो अग्नाशय को रस स्राव के लिए प्रेरित करता था, इसलिए सिक्रेटिन इसका राइट ऑप्शन है। और यहाँ पे हमें यही पूछा गया था कि बेलिस और अस्टरलिंग ने 1903 में ग्रहणी की श्लेष्मिक कला की स्रावी कोशिका से सबसे पहले हार्मोन प्राप्त किया, जिसे नाम दिया। तो सबसे पहले जो हार्मोन प्राप्त किया था उसे सिक्रेटिन नाम दिया था, इसलिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे ये ऑप्शन हमें इंसुलिन दे रखा है। इंसुलिन देखो, इंसुलिन की खोज कब हुई थी, तो इसकी खोज तो 1921 में हुई थी, इसलिए इंसुलिन तो गलत ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे 1903 की बात की गई है और यहाँ पे इंसुलिन की खोज कब हुई थी, तो इंसुलिन की खोज 1921 में हुई थी, इसलिए ये गलत ऑप्शन है। क्रिएटिन भी गलत हो जाएगा, थ्रोम्बिन भी गलत ऑप्शन हो जाएगा और यहाँ पे इंसुलिन भी गलत ही है, क्योंकि इंसुलिन की खोज 1921 में हुई थी और यहाँ पे 1903 की बात की जा रही है और 1903 में सिक्रेटिन की खोज हुई थी, क्योंकि ग्रहणी से सिक्रेटिन हार्मोन की खोज की और जिसे देखो सिक्रेटिन हार्मोन की खोज की थी, इसलिए सिक्रेटिन इसका राइट ऑप्शन है, बी ऑप्शन। तो आज की क्लास के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। आज की क्लास को हम यहीं एंड कर लेते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।